साथियों, ये मनोविज्ञान की बहुत ही धुरंधर क्लास है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या को नोट करना। कम से कम हम लोग 50 प्रश्न करेंगे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। कोई बात ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। 2-3-4 जुलाई को जो एग्जाम है, इस क्लास से आपको 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। बढ़िया अंक है। चलिए 21वां पढ़िए क्वेश्चन। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में किसी भी प्रकार की कोई सहायता या बाधा नहीं पहुंचाता है तो इस स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा। पूर्व में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में किसी प्रकार की ना सहायता करता है और ना कोई आपको दिक्कत पहुंचाता है, तो इस प्रकार का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो बाबूजी कहलाता है शून्य स्थानांतरण। अब हम अधिगम स्थानांतरण के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, अधिगम स्थानांतरण का मतलब क्या होता है। कई जगह अधिगम स्थानांतरण लिख के आएगा, पोस्टमार्टम करेंगे ना हर प्रश्न का। कहीं कहीं अधिगम स्थानांतरण लिख के आता है, कहीं कहीं अंतरण लिख के आता है। अब इसका मतलब ये होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का या एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम का ट्रांसफर या अंतरण कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब ये कई प्रकार के होते हैं, हम थोड़ा आपको बता दें। जैसे हम बताएं, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की सहायता से कुछ नया सीखने में मदद मिलना। ठीक। पूर्व में सीखे गए ज्ञान की सहायता से कोई नया ज्ञान सीखने में मदद मिलना, कौन सा स्थानांतरण? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे हमने पहले हिंदी सीखा, अब हिंदी से हमने क्या सीखा? संस्कृत। तो जिनकी हिंदी अच्छी होती है उनको संस्कृत सीखने में काफ़ी मदद मिलता है, तो ये धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। धनात्मक समझ गए? जैसे गणित के द्वारा आपने फिजिक्स सीखी, पहले पूरा गणित सीख लिया, अब आप भौतिक विज्ञान सीख रहे हैं, तो गणित में जो आपने नियम वगैरह सीखे हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स में काम आ जाते हैं। इसको बोलते हैं धनात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक क्या होता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। नकारात्मक, पुरानी सीखी गई जानकारी से या पुराने ज्ञान से या पूर्व ज्ञान से कुछ नया सीखने में कठिनाई उत्पन्न होना। मतलब जो हमने पहले सीखा है उससे आज हम कुछ उसी ज्ञान की सहायता से कुछ नया सीख रहे हैं, तो हमें बड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। इसको बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण या ऋणात्मक स्थानांतरण। ये क्या होता है, जैसे मैं बताऊं, आपने भारत में गाड़ी चलाना सीखा। भारत में ज़्यादातर गाड़ियां किस साइड में चलती हैं? लेफ्ट हैंड में चलती हैं। ठीक। और गाड़ी चलाना आप जानते हैं। लेकिन आप अमेरिका गए, अमेरिका में हमने कहा कि गाड़ी चलाओ, तो अमेरिका में गाड़ी जो चलती है वो राइट हैंड पे चलती है। अब आपको गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आपके पास वही गाड़ी चलाने का पूर्व ज्ञान है, लेकिन इसी ज्ञान का आज हम अमेरिका में यूज कर रहे हैं, तो हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। पता चला चालान भी कट गया, गाड़ी भी ठुक गई, 2-4 मर भी गए। तो ये कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा? ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक। अब आ जाइए अगला, पूरा ही बता दें ताकि दिक्कत ना हो। एक होता है द्विपार्श्विक, एक होता है एक पक्षीय और एक होता है द्विपक्षीय। पार्श्विक कहें या पक्षीय कहें, एक ही बात है। एक पक्षीय स्थानांतरण क्या होता है, द्विपक्षीय स्थानांतरण क्या होता है, कम शब्दों में समझ लें ताकि रिवीजन भी हो जाए। एक पक्षीय ये होता है कि प्रभाव केवल आपका एक पक्ष में रहे, दूसरे पक्ष में ना जाए। यानी आपने जो सीखा है उसका प्रभाव दूसरे पक्ष में ना पड़े तो एक पक्षीय, और दूसरे पक्ष में भी पड़े तो द्विपक्षीय। जैसे मैं बताऊं, एक पक्षीय स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि आपने सीधे हाथ से लिखना सीख लिया। अब सीधे हाथ से ही आप हिंदी लिखते हैं, फिर भाई हिंदी हम लिख रहे हैं इस समय, सीधे हाथ से लिख रहे हैं, फिर हमने कहा ऐसा करो जरा अंग्रेजी भी लिख दो, तो आपने इसी हाथ से अंग्रेजी भी लिख दी। हमने कहा इसी हाथ से थोड़ा गणित भी लिख दो, तो आपने इसी हाथ से थोड़ा गणित भी लिख दिया। तो एक कौन सा स्थानांतरण होगा? एक पक्षीय, एक ही पक्ष में रहा। इसी हाथ से हमने हिंदी की भाषा लिखी, अंग्रेजी का भाषा लिखा, गणित भी लिखा, विज्ञान भी लिखा। द्विपक्षीय क्या होता है, हम इस हाथ से लिख रहे हैं, आज ये हाथ काम नहीं कर रहा है तो हम दूसरे हाथ से लिखने लगे, तो ये आपका द्विपक्षीय स्थानांतरण हो जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक। अब आ जाइए अगला, एक होता है क्षैतिज स्थानांतरण, एक होता है ऊर्ध्व स्थानांतरण।
क्षैतिज का मतलब सीधा सीधा, ऊर्ध्व का मतलब है नीचे से ऊपर। जैसे मोटरसाइकिल से स्कूटर चलाना, मतलब उसी के लगभग समान परिस्थिति में ज्ञान का यूज करना। जैसी ये परिस्थिति है, जैसे पूर्व में स्थिति थी, और वैसी ही समान स्थिति मिल जाए और उस ज्ञान का हम यदि यूज करें तो समझो वो क्षैतिज स्थानांतरण है। स्कूटर से मोटरसाइकिल चलाना, मोटरसाइकिल से स्कूटर चलाना कोई कठिन काम नहीं है, दोनों ही लगभग समान परिस्थितियां हैं। समझ में आया? अरे स्कूटर से स्कूटी चलाना, स्कूटी से बाइक चलाना, लेकिन ऊर्ध्व का होता है, मतलब जो सीखा है उसका उससे बड़ी स्थिति में यूज करना, तो वो होता है ऊर्ध्व स्थानांतरण। मैं बताऊं कैसे। टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने नेट का एग्जाम पास कर लिया, तो टेट की तैयारी से नेट का एग्जाम पास करना ऊर्ध्व स्थानांतरण। मोटरसाइकिल से कार चलाना ऊर्ध्व स्थानांतरण। मोटरसाइकिल और कार में जमीन आसमान का अंतर है। मोटरसाइकिल में कितने टायर के साथ 2 टायर, और कार में कितने हैं 4। तो उससे ऊंची परिस्थिति में अगर हम यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्व स्थानांतरण कहलाता है। इस पर थॉर्नडाइक ने एक अपना विचार दिया था। थॉर्नडाइक से पूछा गया कि जो अधिगम का ट्रांसफर होता है वो किस बात पर डिपेंड करता है। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम का जो ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि दो पक्षों में कितनी समानता है, दो पक्षों में कितने तत्व जो हैं वो समान हैं। जितने समान होंगे उतने ही ज्यादा अधिगम का स्थानांतरण होगा। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी के एलिमेंट्स यानी हिंदी के तत्व और संस्कृत के तत्व आपस में लगभग समान होते हैं। अगर मान लीजिए 50% समानता है तो 50% ट्रांसफर हो जाएगा। भाई हिंदी से संस्कृत सीखने में मदद क्यों मिल रही है? इस वजह से मिल रही है कि हिंदी की भाषा, हिंदी के विलोम शब्द, हिंदी की लिपि जो है वो संस्कृत से कुछ ना कुछ नहीं तो 50% तो मैच करती है। तो जितने समान तत्व होंगे उतने ही ज्यादा अधिगम का स्थानांतरण होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हमसे सीख रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो, कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा होगा। जिनको मेरा वीडियो 100% समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमारी विचारधारा, हमारी सोच और उनकी विचारधारा, उनकी सोच जो है हमारी 100% मैच कर रही है, तो हमारा ट्रांसफ़र हो गया। ठीक। जिनके मेरा वीडियो जिन लोगों को 10% समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरा कॉन्सेप्ट है या मेरी शब्दावली जो है, उनके विचार जो हैं, उनकी शब्दावली है वो केवल 10% मैच कर रही है। इसी वजह से अधिगम स्थानांतरण में यदि पूछा जाए कि समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था, समान तत्व का सिद्धांत तो बाबूजी दिया था थॉर्नडाइक ने। सबके समझ में आ गया? ठीक। अधिगम का पठार क्या प्रदर्शित करता है? बताइए। अधिगम का पठार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम का पठार किसका संकेतक है? बताओ। अधिगम में तीव्र उन्नति का, अधिगम में गिरावट का, अधिगम में उन्नति का रुक जाना यानी स्थिरता का, या अधिगम के अंत का? ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया भी है, आज रिवीजन के तौर पर अब बताइए। देखिए अधिगम का पठार क्या होता है, मैं बेसिक तौर पे बताऊं। मान लो आप अधिगम कर रहे हैं, आपने कक्षा 12 तक पढ़ाई की, 12 तक पढ़ाई की, अचानक क्या हुआ कि आपके अंदर उत्तेजना यानी प्रेरणा की कमी हो गई, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। अब पढ़ाई बंद करने के बाद क्या हुआ कि 4-6 साल तक आपने पढ़ाई नहीं की। ठीक, ये सीधी लाइनें बता रही कि 4-6 साल तक आपने पढ़ाई नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछला जो भूल गए हों, ना हम पिछला कुछ भूले हैं और ना नया हमने कुछ याद किया है। यानी जो हमारे पास अधिगम था, जो हमने पूर्व ज्ञान अर्जित किया था, उसमें क्या आ चुकी है? स्थिरता आ चुकी है। भाई ग्राफ यदि डाउन होता है तो इसका मतलब अधिगम में गिरावट है, ग्राफ यदि मैं ऊपर बढ़ा देता तो इसका मतलब है अधिगम में उन्नति हो रही है। ना तो हमने अब जो हमारे पास था उसमें कुछ जोड़ा है और ना उसमें कुछ गमाया है, ये बन गया अधिगम का पठार। फिर क्या हुआ, हमारे पास पैसा आ गया, हमें फिर प्रेरणा मिल गई, हमने यहीं से सीखना शुरू कर दिया। तो ये जो बीच का दौर था जिसमें हमने ना कुछ नया प्राप्त किया है ना कुछ गमाया है, वही दौर कहलाता है अधिगम का पठार। यानी हम ये कह सकते हैं कि अधिगम में उन्नति का रुक जाना यानी अधिगम में स्थिरता का आना। इसका कारण क्या होता है? प्रेरणा की कमी, शारीरिक थकान, मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन, यही सब हो सकते हैं। समझ में आया? ये अधिगम के वक्र होते हैं। आपने अधिगम के वक्र नहीं पढ़े तो मैं 1 मिनट बता दूं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अधिगम का वक्र किसका संकेतक है? तो अधिगम का वक्र जो होता है
यानी जो ग्राफ होता है वो आपकी प्रगति का संकेतक है, प्रगति का संकेतक है। प्रगति के संकेतक का मतलब है कि आप किस प्रकार से सीख रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बच्चे का आपने रिपोर्ट कार्ड देखा, इसका मतलब क्या है, ये लगातार सीख रहा है, समझ रहे हैं ना। आपने एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखा, उसमें अधगम की लाइन ऐसे बनी हुई है, ठीक, अधगम की लाइन ऐसे बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो तीव्र गति से सीखा है, बाद में मंद गति से सीखा है। इसको क्या बोलते हैं बताए कोई, कमेंट करके बताए कि पहले तीव्र गति से सीखना, बाद में मंद गति से सीखना। उन्नतोदर वक्र कि नतोदर वक्र? आधे लोग नतोदर वक्र बता देते हैं, लेकिन बाबूजी ये उन्नतोदर वक्र है, उन्नतोदर वक्र। इसका मतलब पहले उन्नति हुई है, बाद में गिरा है। अगर आपको लाइन ऐसी दिख रही है, ठीक, कि पहले मंद गति से सीखा, बाद में तीव्र गति से सीखा, ये कौन सा होता है, नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र। पहले धीमी गति से, बाद में तीव्र गति से सीखना। परीक्षा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता, हम लोग नतोदर को जो समझते हैं निगेटिव, लेकिन नतोदर का मतलब है पॉजिटिव। पहले मंद गति से सीखना, फिर तीव्र गति से सीखना। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था बताइए? अल्फ्रेड बिने ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, कि थर्स्टन ने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, देखिए बुद्धि का तो पहला सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने दिया था। मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, बुद्धि का पहला सिद्धांत किसने बनाया था? अल्फ्रेड बिने ने बनाया था। इस बात पर बहस होने लगी कि बुद्धि क्या है, बुद्धि एक शक्ति है कि योग्यता है, कि कोई शरीर का अंग है, कि कोई अदृश्य ऊर्जा है, कि भगवान है, कि आत्मा है, बुद्धि है क्या? तो अल्फ्रेड बिने ने बताया कि बुद्धि जो है एक विशेष कारक से मिलकर बनी होती है। पहला सिद्धांत इन्होंने दिया था कि बुद्धि जो है एक विशेष कारक से मिलकर बनी होती है, और यही विशेष कारक आपकी समस्त मानसिक क्रियाओं को संचालित करता है। खेलना, कूदना, पढ़ना, समस्या समाधान, मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण। इसी वजह से इनके सिद्धांत को बुद्धि का एक कारक सिद्धांत कहा जाता है, एक कारक। समझ में आया? अब इनसे पूछा गया स्पीयरमैन से, ये आप बताइए कि बुद्धि क्या है? तो इन्होंने बिना की बात को नकार दिया, बोले बिना भाई साहब जो है गलत बात बोल रहे हैं। बुद्धि कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि जो है दो कारकों से मिलकर बनी होती है, यानी बुद्धि जो है विभाजित है। ठीक? हमने कहा कौन कौन से दो कारक? तो बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक जी कारक, एक यस कारक। जी कारक को बोलते हैं सामान्य कारक, ठीक, यस को बोलते हैं स्पेशल यानी विशिष्ट कारक। जी का मतलब है सामान्य कारक, यस का मतलब होता है विशिष्ट कारक। हमने जनरल कारक मतलब जी का मतलब है जनरल और यस का मतलब है विशिष्ट। अब इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लें। दैनिक जीवन की जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, खाना पीना, कपड़े पहनना, टहलना, लोगों से बातचीत करना, अपनी समस्या का समाधान करना, ये आपका जी कारक है। यदि आपके पास कोई स्पेशल योग्यता है, जैसे आप बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, संगीतकार हैं, डॉक्टर हैं, तो वो आपका कौन सा है? स्पेशल कारक है। ठीक, अब इन दोनों में महत्वपूर्ण कौन सा है? मान लीजिए हमने कोई स्पेशल योग्यता हासिल नहीं की, यस कारक हासिल नहीं किया है हमारी बुद्धि ने, तब भी हमारा जीवन कट जाएगा। अरे भाई, तमाम आदिवासी हैं, तमाम गांव के लोग ऐसे होते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, नहीं कोई स्पेशल योग्यता हासिल करते हैं, वो 80 साल तक जी रहे हैं। जिन्होंने स्पेशल योग्यता हासिल कर ली वो 8 साल तक जी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब स्पीयरमैन ने बताया कि बुद्धि दो विशेष कारकों से मिलकर बनी होती है, तो इस कारक को मानसिक शक्ति कहा है। यही जरूरी है, इसी को महत्वपूर्ण माना है, महत्वपूर्ण माना है। ठीक, समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल कारक होता है, कोई गणितज्ञ है, कोई वैज्ञानिक है। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और एक कारक अल्फ्रेड बिने ने दिया था। हाँ, थॉर्नडाइक वाला भी समझ लें, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था। कौन सा? बहुकारक सिद्धांत। हमने कहा बहुकारक का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा कि बुद्धि ना एक कारक से मिलकर बनी होती, ना दो कारक, ना तीन कारक। बुद्धि अनेक असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती, अनेक असंख्य कारकों से, और प्रत्येक कारक अपने क्षेत्र का कार्य करता है। समझ गए? बुद्धि
असंख्य योग्यताओं का समूह है, असंख्य कारकों से मिलकर बनी होती है, बहुत से कारकों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक कारक अपने अपने क्षेत्र का कार्य करता है। जैसे गणित का कारक हमारे अंदर मौजूद है तभी हम गणित के सवाल हल कर रहे हैं। हिंदी का कारक हमारे मानसिक में घुसा हुआ है तभी हम गणित का सवाल हल करते हैं, हिंदी का सवाल हल करते हैं। कपड़े पहनने का कारक हमारे मस्तिष्क में मौजूद है तभी हम कपड़े पहन पाते हैं। तो अनेक प्रकार के कारक मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए एक मशीन है, एक मशीन को चलाने के लिए अनेक कलपुर्जों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक कलपुर्जा अपने अपने क्षेत्र का कार्य करता है। मोटरसाइकिल में एक्सीलेटर है, वो गति बढ़ाने का काम करेगा। गियर वाला बॉक्स है, वो गियर का काम करेगा। स्पीडोमीटर स्पीड बताएगा। टायर चलने का काम करेंगे। ये है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या विमान चालक में किस प्रकार की बुद्धि होती है, बताओ। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब है हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि जो होती है एक प्रकार की योग्यता है और बुद्धि हमारी 9 योग्यताओं का समूह है। कितने प्रकार बताए थे? 9। ठीक, कितने बताए थे? बहुबुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया था। मोटा मोटा समझ लो। ठीक, तो फिर हमने पूछा कि कौन सी बुद्धि किसके अंदर होगी, तो हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में ज़्यादा वर्क करता है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा समय व्यतीत करेगा, उस बुद्धि का विकास हमारे अंदर ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए हम 24 घंटे में 12 घंटे हिंदी पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भाषिक बुद्धि अधिक होगी। 12 घंटे हम संगीत सीखेंगे तो हमारे अंदर संगीतज्ञ बुद्धि अधिक होगी। 12 घंटे हम गणित सीखेंगे तो हमारे अंदर गणितीय बुद्धि अधिक होगी। तो जिस क्षेत्र में हमने अपना समय व्यतीत किया है उस क्षेत्र की योग्यता यानी बुद्धि हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा होगी। अब जो मूर्तिकार होता है, विमान चालक होता है, उसके अंदर स्थानिक बुद्धि बहुत अधिक होती है। स्थानिक बुद्धि का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे कोई ड्राइवर है, वो लखनऊ कलकत्ता सब जगह घूमता रहता है, उसे रास्ता याद रहती है, उसे उस स्थान का ज्ञान रहता है। हम लोग भूल जाते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं उन्होंने एक बार ताजमहल देखा, हूबहू उस स्थान को देखा, वैसा ही उतार दिया, तो उनके पास स्थानिक बुद्धि अधिक होती है। ये वाला कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। जो 9 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं उनमें 2 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि और अंतरा। दोनों में क्या अंतर है मैं बताऊं। स्वयं की क्षमताओं के बारे में जानना, हम कौन हैं, मेरा अस्तित्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। संत है, साधु है, महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी हैं। अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, अंतरा दूसरे की भावनाओं को जानना, दूसरे के विचारों को जानना, दूसरे की शक्तियों के बारे में जानना, वो अंतरा वैयक्तिक बुद्धि होती है। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सही सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। ये तो आप बता ही सकते हो, बताओ कौन सा है? एक आदमी लिख रहा है कि आप पढ़ाए रहे हैं कि चिल्लाए रहे हैं। भैया हम पे बैसू नहीं चिल्लाओ जाए रहे हो, लाइट आई नहीं रही है। अब जो गर्मी में हम चिल्ला ही रहे हैं एक तरीका से। चलो बताओ। अच्छा हाँ भाई, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 ये होता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब ये बुद्धि लब्धि का सूत्र कैसे बना, किसने बनाया, इसके बारे में समझ लें। अगर क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र बनाया किसने था? स्टर्न ने बनाया था। लेकिन उस सूत्र में थोड़ी कमियां थी। इस सूत्र में मानसिक आयु और जोड़ी जाए, मानसिक आयु और जोड़ी जाए, ये बात किसने कही थी? ये बात किसने कही थी? साइमन ने कही थी। मानसिक आयु और जोड़ी जाए, ये बात किसने कही थी? साइमन ने कही थी। समझ में आया? विलियम स्टर्न ने इस सूत्र को तैयार किया था। एक क्वेश्चन देखो ऐसे करके पूछा गया है कि बुद्धि लब्धि का क्या लिखा है?
सही है। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न ने दिया था। इसमें मानसिक आयु जोड़ने की बात किसने कही थी? तो साइमन ने कही थी। और बुद्धि लब्धि का कायदे से प्रयोग किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। चलो बताओ, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया था? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया था? हम दूर से खड़े होकर प्रश्न बोल लेंगे तो आप प्रश्न दिखता रहेगा। बताइए। अरे यार, गिलफोर्ड भैया, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड। हम बताएं क्या? जेपी गिलफोर्ड से पूछा गया कि बुद्धि क्या है, तो उन्होंने कहा बुद्धि तीन मानसिक क्षमताओं का समूह है। बुद्धि क्या है? तीन मानसिक क्षमताओं का समूह है। इसी वजह से इनके सिद्धांत को बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है। तीन मानसिक क्षमताओं का समूह। हमने कहा कौन कौन सी तीन मानसिक क्षमताएं होती हैं? बोले देखो, एक होती है संक्रिया, दूसरा होता है विषय वस्तु, समय कम है इसलिए रिवीजन के तौर पर मैन मैन पॉइंट बताए रहे हैं, विषय वस्तु। और तीसरा होता है उत्पाद। यानी आपकी बुद्धि तीन कार्य करती है, तीन क्षमताएं करती है। तीन मतलब कार्य कर सकती है, उसके अंदर तीन क्षमताएं होती, जिसके अंदर तीन क्षमताएं हैं, ये तीन क्षमताएं, संक्रिया करना, विषय वस्तु और उत्पाद करना। अगर ये तीन काम कर लेते हो तो समझो आपके पास बुद्धि है। ठीक। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना मॉडल किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। कौन कौन से त्रिविमीय हैं? कौन कौन सी तीन क्षमताएं हैं? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद करना। अब आगे सुन लो जरा। गिलफोर्ड ने ही अपसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किया है। और अविसारी चिंतन, ये क्या होता है? दोनों के बारे में समझ लो। एक समस्या के अनेक विकल्प ढूंढना, एक समस्या अनेक विकल्प, एक समस्या अनेक विकल्प। कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन। और जो सृजनशील बालक होते हैं, जो कुछ नया निर्माण करते हैं, ठीक है, जो रचनात्मक बालक होते हैं, वो कौन सा चिंतन करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे गणित का एक सवाल है, तुमने तीन प्रकार से हल कर लिया, तुम्हारे अंदर अपसारी चिंतन है। जिसके अंदर अपसारी चिंतन होगा बाबू, वो व्यक्ति सृजनात्मक होगा, सृजनशील होगा, विभिन्न प्रकार से सोच लेगा। अनेक समस्याएं एक समाधान, अनेक समस्याएं एक समाधान, अभिसारी चिंतन। समझ गए? इस देश में अनेक समस्याएं हैं, अनेक समस्याएं हैं। अब इसका एक, हमने कहा एक समाधान बताओ, तो समाधान ये है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाए। आदि समस्या हल हुई है, आदि समस्या हल हुई है। अब आपके समझ में आया? नहीं आया? अब हम समझा भी नहीं पाए। अच्छा, कैटल, कैटल ने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? बुद्धि का तरल एवं ठोस सिद्धांत। इन्होंने कहा बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि होती है, एक ठोस बुद्धि होती है। हमने कहा तरल बुद्धि क्या होती है? बोले तरल बुद्धि जो होती है वंशानुक्रम होती है, वंशानुक्रम। नहीं समझे? जब आप पैदा हुए, पैदा होते समय जो आपको याद करने की क्षमता मिली है, तर्क करने की क्षमता मिली है, जन्म से ही कुछ लोग होशियार होते हैं, स्मरण करने की क्षमता मिली है, वह आपकी तरल बुद्धि है। ठीक। और जो आपने वातावरण या अपने अनुभव से अर्जित की है, वह आपकी कौन सी बुद्धि है? ठोस बुद्धि है। ठोस बुद्धि जा तो बदल सकत है, जा नहीं बदलत है। अब कोई जन्म से पागल पागल है तो आप कैसे सुधार पाए हो? चलो भाई, और फिर रहेगो। सिगमंड फ्राइड बड़ा जबरदस्त मनोवैज्ञानिक है। इनके सिद्धांत का दिन फुर्सत में पढ़ा है, फुर्सत कहाँ है। सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग पूर्णतः अचेतन होता है और आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब सिगमंड फ्राइड से पूछा गया कि तुम ये बताओ व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, इस समाज में कितने टाइप के लोग रहते हैं, तो फ्राइड ने कहा कि इस समाज में तीन प्रकार के पर्सनालिटी के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे इदम टाइप के, एक मिलेंगे अहम टाइप के, एक मिलेंगे परा अहम टाइप के। हमने इदम क्या होता है कि इस समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, आनंदवादी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर? सुखवादी
या आनंद के सिद्धांत पर। हमने ये क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन पशुता पर आधारित होता है। वे अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी का कोई ख्याल नहीं रखता है। दूसरा कल मरता हो, अभी मर जाए, मेरी आवश्यकता पहले पूरी हो। जैसे मान लो कुछ समाज में ऐसे हुए कि उन्हें मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए, चाहे 1000 मर जाएं, 2000 मर जाएं। ऐसे लोग पशुता पर आधारित होते हैं। इनका व्यक्तित्व जो है इदम होता है और इनके ऊपर चेतन मन नहीं, अचेतन मन हावी होता है। जब मौका मिलेगा तो समझो धुआं धुआं कर दी, फाड़ के हाथ में रख दी हैं, मोटा मोटा समझ लो। अचेतन मन हावी होते हैं क्योंकि इनके अचेतन मन में अधूरी इच्छाएं, दमित इच्छाएं, वासना, तमाम चीजें भरी हो। जैसे इनको मौका मिला, ये देखो जो सुखवादी सिद्धांत चूकेंगे नहीं। हमने कहा अहम कैसा होता है कि ये जो व्यक्ति होते हैं, इस टाइप के व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं, वो होते हैं भाई वास्तविकतावादी। वास्तविकतावादी हमने कहा ये क्या होता है कि देखो इस समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई काम करने से पहले सही गलत के बारे में विचार भी करते हैं कि यार चोरी करें कि ना करें, किसी का अहित करें कि ना करें। यानी कार्य करने से पहले सही गलत दोनों के बारे में चिंतन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? अहम कहलाते हैं। ईगो प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लोग ईगो शब्द को गलत ले लेते हैं। सबके अंदर ईगो होना चाहिए। यानी ईगो का मतलब घमंड नहीं है। ईगो का मतलब है वास्तविकता को जानना, क्या सही है क्या गलत है, इस पर निर्णय करके फिर अपने व्यवहार को करना, वो ईगो है। ठीक, हमने कहा ये कौन होते हैं कि ये सब परम अहम है, सुपर ईगो हैं। ये आदर्शवादी होते हैं। ये जीवन में कभी चाहे मर जाएं, चाहे भीख मांग लें, अपने आदर्श को नहीं छोड़ते हैं। व्यक्तित्व की सबसे ऊंची मिसाल बताई थी आदर्शवादी। तो इन दोनों पर चेतन मन हावी होता है, इनका जागृत मन होता है, ये समझते हैं वास्तविकता को। अब इनका क्वेश्चन था कि पूर्णता चेतन है आनंद के सिद्धांत पे, तो समझ लो वो व्यक्ति इदम है। समझ में आया भैया? इदम किस सिद्धांत पर काम करता है? सुखवादी सिद्धांत पर। अहम वास्तविकतावादी पर। और परा अहम जो होता है वो आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत? चलो भाई, सिगमंड फ्राइड का एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक सेकेंड। सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी बताई थी कि इस समाज में 2 प्रकार के मूल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, 2 प्रकार की आदतों वाले लोग होते हैं। हमने कौन कौन से? एक होते हैं इरोस प्रवृत्ति वाले लोग और एक होते हैं थेनाटोस प्रवृत्ति वाले लोग। ये क्या होता है? बोले हम बता रहे हैं। इरोस प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं वो जीवन मूल प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति। और ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति वाले होते हैं। मृत्यु मूल प्रवृत्ति। हमने अंतर क्या होता है कि देखो इस समाज में ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि चलो हमारा नुकसान हो गया, हम नौकरी नहीं पाए, हम गरीब रह गए, कोई बात नहीं, दूसरा बन जाए। समझो तुम्हारे अंदर जीवन मूल प्रवृत्ति है, तुम इरोस टाइप के हो, दूसरों की भावनाओं को समझते हो। थेनाटोस क्या होता है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति। हम सब बर्बाद हो गए तो पड़ोसी जरूर बर्बाद हो गए। हमारी दोनों आंखें फूट जाए कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी की एक जरूर फूट जाए। हमारी नौकरी नहीं लगी कोई बात नहीं, लगे मोहल्ला में काऊ कि ना। ऐसे होते हैं मृत्यु मूल प्रवृत्ति वाले लोग। इनका जो मूल प्रवृत्ति होती है इसको फ्राइड ने थेनाटोस के नाम से बताया है। इरोस और थेनाटोस। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने 2 ग्रंथियों थॉर्नडाइक बोले सॉरी सिगमंड फ्राइड ने 2 ग्रंथियों की बात की है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। दिमाग इधर उधर चलो जा, कौन बजत है भाई देखने लगे तो हम गड़बड़ बोल देते, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखियो। 2 प्रकार की ग्रंथियों का भी वर्णन किया है, ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस क्या होती है? ये जो है लड़कों में पाई जाती है, बॉयज में। और जा ग्रंथि किस में पाई जात? लड़की में पाई जात है। हमने होता क्या है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। जैसे लड़का जो है अपनी अम्मा को ज्यादा प्रेम करता है, लड़का जो है अपनी माँ को ज्यादा प्रेम करता है, तो उसके अंदर कौन सी ग्रंथि होती है? ओडिपस होती है। लड़कों का माँ के प्रति प्रेम। और जो बिटियां होती हैं वो पिता को ज्यादा प्रेम करती हैं, तो बिटियों के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। समझ में आ गया? ये सच बात भी है। 28 व्यक्तित्व मापन की प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट विधि का विकास किसने किया था? अब बताओ भैया। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जैसे वैसे कोई
किसी का व्यक्तित्व माप नहीं सकता है कब कौन कैसी कलाकारी कर जाए, लेकिन व्यक्तित्व मापने के लिए तमाम विधियां बनाई गईं। उनमें एक विधि है, पूछा गया है, जिसका नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट का विकास किसने किया था। तो चलो इसके बारे में डिटेल से बता दूं। व्यक्तित्व मापन की बाबूजी विधि है एक प्रक्षेपी विधियां। कौन सी विधियां हैं? प्रक्षेपी विधियां, हम लिखाई दे रहे हैं। व्यक्तित्व मापन की कई विधियां होती हैं, इनमें एक होती है प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि के द्वारा आपके अचेतन मन का अध्ययन किया जाता। अचेतन मन और चेतन मन। अचेतन मन वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपकी दमित इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, यानी जितनी खुरापात आपके दिमाग में है जो दिखाई नहीं पड़ रही है, जो भरी है, वो अचेतन मन में है। इन विधियों के द्वारा आपके अचेतन मन यानी आपकी आत्मा किससे जाना जाएगा कि आप क्या सोच रहे, क्या चाहते हो। इसी में तमाम विधियां, एक है टेट परीक्षण जिसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। टेट के लिए ही सब मरे जा रहे हैं, तो टेट परीक्षण के जनक थे मार्गन एवं मर्रे। टेट के लिए तो मरे जा रहे हो, ठीक, याद रहेगा टेट परीक्षण। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कार्ड टाइप के होते हैं। लियोपोल्ड बैलक ने बनाया था कैट परीक्षण। कैट माने क्या होती है? बिल्ली, और इधर का है बैल। जो बैल है और जो बिल्ली है, दोनों जानवर के नाम हो गए, यानी कैट परीक्षण के जनक कौन है? लियोपोल्ड बैलक। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। इसी प्रकार से हरमन रोसा स्याही डब्बा परीक्षण, रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसमें कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। इसका विकास किसने किया था? हरमन रोरसा ने ही किया था, याद रहेगा। ये सब व्यक्तित्व मापने की विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां। इनके द्वारा आपके अचेतन मन को जाना जाएगा। टेट परीक्षण में 31 कार्ड हैं, टेट परीक्षण में 10 कार्ड हैं, और रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में 10 कार्ड हैं। टेट परीक्षण के जनक कौन है? मार्गन मर्रे। और कैट परीक्षण के जनक हैं बैलक। टेट के लिए मरे जा रहे हैं, कैट माने बिल्ली, इधर है बैल। इसी प्रकार से होता है शब्द साचर परीक्षण। शब्द साचर परीक्षण, इसके जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। इसी के द्वारा भी व्यक्तित्व नापा जाता है, शब्द साचर परीक्षण। यूंग के अनुसार वे व्यक्ति जो सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं और अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त कर देते हैं, वे किस वर्ग में आते हैं? बताइए। यूंग ने बाबूजी सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। सामूहिक अचेतन का कॉन्सेप्ट दिया था। यूंग ने बताया कि समाज में 3 प्रकार के व्यक्तित्व के लोग होते हैं, एक अंतर्मुखी, एक बहिर्मुखी, एक उभयमुखी। अंतर्मुखी वो लोग होते हैं जिन्हें अपने आप से मतलब है, समाज से कोई मतलब नहीं। तो वह कुत्ता संगे निकले, शाम को कुत्ते संगे बंद हो गए, समझे नहीं, आज कुत्ता इन्हें टहला रहे हो कि जो कुत्ता को टहला रहे हैं। बहिर्मुखी जाओ कि जो घर में नहीं टिके, दिन भर बाहर, जा पंचायत बा पंचायत, उसकी मौत में जाना, उसकी तेरहवीं में जाना, उसकी लगन में जानो, जो होता है बहिर्मुखी। उभयमुखी ऐसे होते हैं जब मौका मिले तो बहिर्मुखी बन जाए, जब मौका मिले तो अंतर्मुखी बन जाए। अब अंतर्मुखी माने जानते ही हो, जैसे कवि है, लेखक है, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं, पूरा जीवन अपने कमरा में गुजार दो। बहिर्मुखी टाइप के कौन से लोग हैं? नेता है और समाज सुधारक हैं, ये होते हैं बहिर्मुखी। तो यहाँ पर पूछा गया जो सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, वो कैसे होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। बताओ। मैस्लो के मानवीय आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत के अनुसार मानव की सबसे अंतिम या सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? मैंने मैस्लो का सिद्धांत आपको पढ़ाया था, मैस्लो की मांग पूर्ति का सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप जरा इस क्वेश्चन को हमें डिटेल से बता दें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं बता पा रहे हो। मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की सबसे ऊंची आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता कौन सी है? या पूछा गया मानव की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है? इस बारे में आपको बता दो जरा। तब तक हम आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन एक खूबसूरत सा तैयार कर दे रहे हैं। चलो हम बता रहे हैं। सबसे पहली आवश्यकता जो होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान, यानी सबसे पहली मांग व्यक्ति की क्या होती है? दैहिक मांग। इसी के लिए पूरी दुनिया मर रही है, हम मर रहे, तुम भी मर रहे, सब लोग मर रहे हैं। जब जा मांग पूरी हुई जाए तो हम चाहते हैं सुरक्षा की मांग। समय कम है, ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता है। जब जा मांग पूरी हुई जाए तो हम जा चाहते कि हमें लोग प्रेम करें,
और अपनत्व दें, प्रेम की मांग। जब जो मांग पूरी हुई जाए तो फिर हम चाहते हैं कि सम्मान की मांग। जहां निकलें दद्दू चरण छुएं, पैरन पे गिर पड़े, एकदम लोग भड़बड़ाए के एकदम समझो ना तरवा चाटने लगे। जब जो चारों मांगें पूरी हो जाती हैं तो कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं, आज की दुनिया में एको नहीं, 0.001% लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये मांग जागती है, आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग जा है कि वे सोचत यार रोटी कपड़ा मकानू है हमारे पास, पर्याप्त सुरक्षा है, नाम है, पैसा है, दौलत है, ताकत है, अब हम क्या करें जीवन में, अब ले लें संन्यास, अब हम क्या करें। जैसे महात्मा बुद्ध के दिमाग में जाग गई थी, रात में महल वगैरह छोड़ दिया। महावीर स्वामी के दिमाग में जाग गई, महल वगैरह छोड़ दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, संन्यास वही लेता है, पूरा इतिहास उठा के देख लेना, जो घर से मजबूत रहे। महावीर स्वामी राजा के पुत्र, महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र, ऐसो गरीब आदमी संन्यास नहीं ले सकता है। वो ये नहीं मुलझो रहा को दिमाग इधर रहे कि संन्यास लिए वो। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है तो आत्मसिद्धि, ठीक, और सबसे निचली अवस्था कौन सी है तो दैहिक मांग। ये है सबसे निम्न स्तर की, लेकिन सर्वाधिक मांग लाइन लगा दी जाए कि आपको आत्मसिद्धि चाहिए कि आपको दैहिक मांग पूरी करनी है, तो जहाँ में लोग चिपट पड़े हैं। 99% लोग इसको मांगते हैं, सबसे निम्न स्तर है। ये जीवन का कोई उद्देश्य नहीं माना गया है, लेकिन सर्वाधिक मांग इसकी है। निम्न है, सर्वाधिक मांग इसकी है, और जो सबसे उच्च है इसमें व्यक्तित्व का, व्यक्ति तो महान बन जाता है, लेकिन जाकी मांग सबसे कम है। अप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था बताइए, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अरे बाबूजी जल्दी बताओ, अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा था कि मानव व्यवहार का जो मूल कारण है उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मानव व्यवहार का मूल कारण क्या है? उसकी जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसी मूल प्रवृत्ति होगी वैसा हमारे मन में संवेग होगा, जैसा संवेग होगा वैसा हम व्यवहार करेंगे। जैसे मैं बताऊं, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। 14 मूल प्रवृत्तियां, 14 संवेग। जैसे आपकी मूल प्रवृत्ति है पलायन की, हर जगह से भागना, तो मन में भय नाम का संवेग है। भय नाम का संवेग आपके भीतर पल चुका है। आपकी मूल प्रवृत्ति है क्रोध की, आपकी मूल प्रवृत्ति युत्सा, युत्सा जानते हैं, युद्ध करने की इच्छा, तो समझो आपके मन में कौन सा संवेग है? क्रोध नाम का संवेग है। ऐसे 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेगों का वर्णन किया था। हल ने दिया था पुनर्वलन का सिद्धांत। पुनर्वलन का सिद्धांत, ये ध्यान रखना, हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट खींचे रहो, वीडियो बढ़ाना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो, हम हर चीज नहीं पढ़ के बताए पे हैं, तुम लोग तो पुरानी लेन पे उतारू हो। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं बताओ? जहां पर गरीब, अमीर, पिछवाशाली, पिछड़े, विकलांग, दिव्यांग सब एक साथ पढ़े, तो कौन सो है? सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक ही नियमित विद्यालय में एक साथ शिक्षा देना। सामान्य बालक भी, विशिष्ट बालक भी, दोनों प्रकार के बच्चों को, गरीब भी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको एक ही विद्यालय में यदि आप शिक्षा दे रहे हैं बिना भेदभाव के, तो आप समझ लो समावेशी शिक्षा दे रहे हो। तो जामे हम ज्यादा नहीं बताए हैं। 33, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता किस नाम से जानी जाती है? पढ़ना, पठन विकार किस नाम से जाना जाता है बताइए? डिस्लेक्सिया की डिस्ग्राफिया? पढ़ने में दिक्कत होती है, बी को डी पढ़ रहे हो मोतियाबिंद, 6 को 9 पढ़ रहे हो मोतियाबिंद, वी को वी पढ़ रहे हो मोतियाबिंद, तो समझो डिस्लेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफ माने लिखना, ये लेखन विकार होता है। कौन सा विकार? लेखन विकार, सुंदर बनावट ना होना, अक्षरों की सही बनावट ना होना। आगे आ जाइए। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब हुआ कैलकुलेशन, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन, एक गणित संबंधी विकार है। कौन सा विकार है? गणित संबंधी विकार है। और डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? अधिगम निर्योग्यता होती है। डिस्प्रैक्सिया, ना ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना ढंग से लिख पा रहे हैं, ना ढंग से बोल पा रहे हैं, वो डिस्प्रैक्सिया होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता का मतलब ये हुआ सीखने में सक्षम नहीं है साहब, दिमाग काम नहीं कर रहा, हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं, डिस्प्रैक्सिया। समझ में आया? अधिगम निर्योग्यता है। चलो, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि टर्मन ने कितनी बताई है बताओ? यदि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, जल्दी बताओ,
अरे यार, पिथुआशाली बालकों की बुद्धि लब्धि आयु कितनी होती है? यदि कोई पिथुआशाली बालक है, यदि बुद्धि लब्धि उसकी 140 से अधिक है तो वो पिथुआशाली होता है। कैसा होता है? प्रतिभाशाली होता है। ये तो आपको याद रहेगा। अच्छा, ये पूछा जाए, पिछड़े बालक किसे कहते हैं? पिछड़े बालक, पिछड़े बालक का मतलब ऐसा नहीं कि वे मानसिक रूप से पिछड़े हैं, वे अधिगम में पिछड़े हैं केवल, या कुछ विषय में पिछड़े हैं। यहाँ कुछ लोग पिछड़े बालक को जा समझत कि वे पागल आगल हैं। पागल नहीं, पिछड़े बालक का मतलब ये हुआ कि हम कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं लेकिन कक्षा 4 वाला सवाल नहीं हल कर पा रहे हैं, तो हम पिछड़े बालक हैं। तो जिनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है उनको पिछड़ा बालक कहा जाता है। और पिछड़े बालकों पर सर्वाधिक अध्ययन किया था सिरिल वर्ट ने। इसने किया था, सिरिल वर्ट ने किया था, याद रखना। चलो, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सृजनात्मकता वाला। इसका हम थोड़ा व्याख्या भी कर दी, हमने नोट करी थी कहीं व्याख्या। चलो, सृजनात्मकता भैया बताइए किस प्रकार का चिंतन करती है? यदि आप सृजनशील हैं, कुछ बनाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो कौन सा चिंतन करना चाहिए? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन शब्द का प्रयोग किसने किया था? गिलफोर्ड ने किया था। समझ गए? अब अपसारी चिंतन मैंने अभी बताया था, एक समस्या के अनेक विकल्प ढूंढना। अच्छा, एक चीज और सुन लो, सृजनात्मकता के बारे में कई बार पूछा जाता है। सृजनात्मकता अगर आपके अंदर है, सृजनात्मकता, तो 4 गुण होने चाहिए। नंबर 1 प्रभा, नंबर 2 लचीलापन, आप कठिन सवाल भी हल कर सकें, सरल सवाल भी हल कर सकें, यानी छोटे पॉइंटों के बारे में भी सोच सकें, गलत भी सोच सकें, सही भी सोच सकें। ठीक, आपके विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, नकल नहीं होना चाहिए। और आपके विचारों में विस्तारण होना चाहिए, विस्तारण। ये 4 गुण तो होने ही चाहिए। प्रभाव होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आपके विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, आपके विचारों का विस्तारण होना चाहिए। इस सृजनात्मकता के कितने लक्षण हैं? 4 लक्षण हैं। सभी लोग याद रखना, 4 गुण हैं। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? किंडरगार्टन, चलो, मारिया मॉन्टेसरी, टॉवेल हैं, जॉन डीवी हैं, या नील आर्मस्ट्रांग हैं? बे आर्मस्ट्रांग नहीं, जिनने चंद्रमा पे पहुंचे थे। ये आर्मस्ट्रांग अलग हैं। बोल रही हमने आपसे, बताओ। इस क्वेश्चन को बताइए सभी लोग कि किंडरगार्टन विधि के जनक। मैं बताऊं आपको, किंडरगार्टन विधि को वैसे खेल विधि कहा जाता है। और खेल विधि के यदि जनक पूछे जाएं, वास्तव में खेल विधि के जनक जो थे वो कार्ल बैल कुक थे। कार्ल बैल कुक। लेकिन इस विधि को कैसे यूज किया जाए, किस प्रकार से इसमें संशोधन करके, नवीनीकरण करके इन्होंने प्रयोग किया है, वो प्रयोग किया है फ्रॉवेल ने। समझ में आया? फ्रॉवेल ने प्रयोग किया था। तो खेल विधि के यदि जनक पूछे जाएं क्लास में या शिक्षा में, तो यदि आपको कार्लवेल कुक ऑप्शन नहीं मिलता तो फ्रॉवेल पे टिक मार देना। अब इनके बारे में समझ लो। आर्मस्ट्रांग ने कौन सी विधि बनाई थी? आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक है। ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि। चलो भाई, हाँ, जॉन डीवी ने क्या कहा था? शिक्षा को त्रिमुखी त्रिध्रुवीय बताया था कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, जॉन डीवी। प्रोजेक्ट विधि का संप्रत्यय किसने दिया था और इसका वास्तविक प्रतिपादक कौन है? बताओ। प्रोजेक्ट विधि। हम्म प्रोजेक्ट विधि, वैसे प्रोजेक्ट विधि के वास्तविक जनक जॉन डीवी माने जाते हैं। इन्होंने बनाया था प्रोजेक्ट विधि को, लेकिन इसको मार्केट में या व्यवहारिक रूप में किसने बदला था? तो किलपैट्रिक ने बदला था। समझ गए? प्रोजेक्ट विधि जो है वो प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद पर आधारित होती है। प्रयोजनवाद का मतलब यह है कि हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, हर कार्य का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट विधि के संप्रत्यय अगर बात करें, वास्तविक संप्रत्यय यानी पहला संप्रत्यय दिया था जॉन डीवी ने, और इसका व्यवहारिक प्रयोग किसने किया है? तो किलपैट्रिक ने किया है। याद रहेगा? सही है। और प्रोजेक्ट विधि जो है सामाजिक अनुभव पर कार्य करती है। भाई, प्रोजेक्ट वही पूरा कर पाएगा जिससे सामाजिक अनुभव हो। जैसे इस समय जनगणना चल रही है, एक प्रकार का प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट विधि में क्या होगा? जब तक आपके पास सामाजिक अनुभव नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे प्रोजेक्ट विधि, लोगों से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप प्रोजेक्ट पूरा करोगे? याद रहेगा, सामाजिक अनुभव पर आधारित होती है प्रोजेक्ट विधि। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा भाई,
आगमन विधि में शिक्षण का सूत्र क्या होता है? आगमन और निगमन दोनों विधि के जनक कौन है? आगमन और निगमन दोनों विधि के जनक कौन है? अरस्तु। और आगमन विधि जो चलती है, अरे भैया, आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि उदाहरण से नियम की, उसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। इतना तो याद ही रखो। माइक्रो टीचिंग का भारतीय मॉडल द्वारा कुल कितने मिनट में होता है? माइक्रो टीचिंग बताइए। माइक्रो टीचिंग का कुल कितना समय है? माइक्रो टीचिंग में के जनक कौन है? माइक्रो टीचिंग के चरण कितने हैं? कई बार मैं बता चुका हूँ। माइक्रो टीचिंग के में समय लगता है 36 मिनट। माइक्रो टीचिंग में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और माइक्रो टीचिंग का जनक कौन है? एलन। एलन है, ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भारत में माइक्रो टीचिंग को किसने प्रसिद्ध किया था? तो डी तिवारी, डी तिवारी। और माइक्रो टीचिंग के 6 चरण तो आपको मालूम है, 6 मिनट के। पहले शिक्षण कराओ, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करो, सॉरी, पहले पाठ्य योजना, सबसे पहले लेसन प्लान बनाओ, फिर शिक्षण कराओ, फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त करो, फिर पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का उपयोग शिक्षा में किसके विकास के लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग बताइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि का प्रयोग शिक्षा में किसके लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छा शब्द है। मानसिक उद्वेलन का मतलब है सृजनात्मकता। ब्रेन स्टॉर्मिंग सभी लोग जानते हैं। इस विधि में बच्चों के सामने एक समस्या रख दी जाती है और उनसे बिना किसी डर या रोक टोक के तेजी से नए नए विचार देने को कहा जाता है। और इस विधि के जनक कौन है? ऑसबोर्न। ऑसबोर्न है। मानसिक उद्वेलन, मानसिक मंथन, इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। चलो, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 बताओ। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे पहले बताओ? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 को बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या 2005। जितनी भी आपकी शिक्षण विधियां हैं, हिंदी कैसे पढ़ानी है, गणित कैसे पढ़ाना है, पर्यावरण कैसे पढ़ाना है, सब इसी में लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 में। यानी एक प्रकार से दस्तावेज है, कौन सा विषय पढ़ाने के लिए, कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए किस विधि का यूज होगा। ठीक, एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि अध्यापक की भूमिका सुविधादाता की है, सुगमकर्ता की है, या मार्गदर्शक की है, या पथ प्रदर्शक की है, जो सिलेबस को आसान बनाए। और एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? शिक्षा बिना बोझ के। जो दुनिया भर को झोला है सो बंद हो जाता है। बच्चा है 5 साल को, वजन है वाको 10 किलो, किताब में लदी है वहां में गधा इसी 50 किलो की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? बताओ। ये तो बता ही सकते हो। प्राथमिक स्तर पर 1:30, 30 बच्चन पर एक अध्यापक, और यहाँ जूनियर पर 35 बच्चन पर एक अध्यापक। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। चलो, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन बताओ। जॉन डीवी, बिल्कुल सही बताया था। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की वकालत किसने की थी? बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर दी जाने वाली शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें, जॉन डीवी ने दिया था। ये बात सबको मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा, ये पूछा जाए कि भारत में बाल केंद्रित शिक्षा को किसने प्रसिद्ध किया था, तो ध्यान रखना, गिजू भाई, जो बच्चों के लिए कहानियां कविताएं लिखते थे, गिजू भाई। ब्लूम के वर्गीकरण के 3 मुख्य डोमेन क्षेत्र कौन से हैं? यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम ने कितने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने प्रकार से बांटा है।
ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का जो सिद्धांत है, उन्होंने बताया था शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञानात्मक पक्ष, एक भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक, कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये बहुत पूछा जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष में एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ब्लूम जो सिद्धांत दिया था उसमें ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है, इसका वो पूछा जाता है क्रम। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान के बाद बोध, बोध के बाद प्रयोग, प्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, पढ़ाया था मैंने, संश्लेषण, और लास्ट में मूल्यांकन, लास्ट में मूल्यांकन। मेरी बात हम नहीं समझ पा रहे, मैं बता दूं आपको। ब्लूम से पूछा गया कि ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे छोटी चीज क्या है, कि सबसे छोटी चीज है ज्ञान, ज्ञान से बड़ा होता है बोध, बोध से बड़ा है प्रयोग, प्रयोग से बड़ा विश्लेषण, विश्लेषण से बड़ा संश्लेषण, और जो व्यक्ति मूल्यांकन कर लेगा समझो उसने ज्ञानात्मक पक्ष को पूरा कर लिया। मूल्यांकन वही कर सकता है जिसको सब कुछ मालूम हो। मेरा मूल्यांकन कौन कर सकता है? जो हमसे ज़्यादा योग्य हो। आपका मूल्यांकन कौन कर सकता है? जो आपसे ज़्यादा योग्य हो। तो मूल्यांकन जो है सबसे ऊंचा पक्ष माना गया है। जब कोई बच्चा किसी सीखी गई वस्तु को याद करने में असफल हो जाता है, याद करने में असफल है, तो बताओ भैया उसे क्या कहते हैं? स्मृति की, विस्मृति की, ध्यान की धारणा? विस्मरण। अब विस्मरण का प्रयोग किसने किया था? एबिंगहॉस ने। किसी बात को याद ना कर पाना कहलाता है विस्मृति। एबिंगहॉस ने ही कहा था सीखने में निरर्थक शब्दों का यूज होता चाहिए। सीखने में निरर्थक शब्दों का यूज किसने किया था? तो एबिंगहॉस ने किया था। निरर्थक शब्द जान तो, जैसे रोटी बोटी, रोटी बोटी। हाँ। व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार की विधि है? अभी मैंने बताई थी, प्रक्षेपी विधि है। कितने कार्ड होते हैं इसमें? 10 कार्ड होते हैं। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, और यह सिद्धांत किस पर कार्य करता है? यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है, पूरी स्थिति का एक समग्र प्रत्यक्षीकरण है, आकस्मिक प्रक्रिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है वो बर्दीमर, कोफका, कोहलर ने दिया था, और इनका ये मानना है कि व्यक्ति अधिगम जो करता है वो अपनी सूझ के द्वारा करता है। जैसे ही उसके अंदर अचानक एक सूझ उत्पन्न होती है वो अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। और जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि व्यक्ति पूर्ण से अंश की ओर चलता है, पूर्ण से अंश की ओर, यानी ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था? मैंने अभी बताया था, कैटल ने दिया था। कैटल ने बताया बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि वो होती है जो जन्मजात होती है, वंशानुक्रम होती है, और ठोस बुद्धि कौन होती है? हमारी अर्जित योग्यता होती है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर का क्या तात्पर्य है? समान शैक्षिक अवसर का क्या तात्पर्य है बताओ? जो तो बता ही सका था। सभी बच्चों को उनकी योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुसार बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा देना, यही कहलाता है। लास्ट बता दो, थक गए हैं। विकास के संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण विवाद में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? देखो, प्रकृति का मतलब होता है, मैं बताऊं, प्रकृति का मतलब होता है वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। आनुवंशिकता। और वातावरण पोषण का मतलब होता है वातावरण। नहीं समझे? कुछ लोग जन्म से ही क्रोधी होते हैं, चिचड़े होते हैं, वे समझो आपकी प्रकृति है, आपकी आनुवंशिकता है कि लोग नहीं कहते उनके बब्बा चिचड़े थे, उनके बाप चिचड़े हैं, तो जो लड़का चिचड़ो है। और पोषण का मतलब है वातावरण। इस चिचड़ेपन को, उसकी मूल प्रवृत्ति को हम पोषण के द्वारा, वातावरण के द्वारा बदल सकते हैं। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलें।